Hello everyone. First of all, I welcome all of you on this official YouTube channel of AptiGuru. इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे बेसिकली जब इंग्लिश लैंग्वेज की आप बिगिनिंग की बात करो, अगर आप लोग एसएससी एस्पिरेंट हैं और आप इंग्लिश सेक्शन में अच्छा स्कोर करना चाहते हो तो आपको पता होगा कि आपको अच्छा स्कोर करने के लिए 3 चीज़ों की खास रिक्वायरमेंट होती है। वो 3 चीज़ें कौन सी आपको इंग्लिश में ज़्यादा फोकस के साथ पढ़नी चाहिए या फिर किन 3 चीज़ों पे आपको कमांड चाहिए, वो मैं पहले आपको बता देता हूँ एक बार। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आती है इंग्लिश ग्रामर। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये राइज होता है कि इंग्लिश ग्रामर होती क्या है। इंग्लिश ग्रामर बेसिकली एक स्ट्रक्चर है सेंटेंसेस को ठीक से बनाने का, ठीक है। कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं हर एक चीज़ के। आप कोई भी चीज़ नई सीखने जाते हैं तो उसके सेट ऑफ रूल्स को आप फॉलो करते हैं सो दैट आप उसके अकॉर्डिंगली उस चीज़ को लर्न करके उसको अप्रोप्रिएटली अडॉप्ट कर सके, ठीक है। ऐसे ही इंग्लिश ग्रामर है जिससे के साथ क्या है कि हम एक सेंटेंस का प्रॉपर स्ट्रक्चर के साथ यूजेज कर सकते हैं, या फिर ऐसा कह लीजिए कि आप एक प्रॉपर सेंटेंस अप्रोप्रिएट बना सकते हो। जब इंग्लिश ग्रामर की बात आती है तो यहाँ पे कुछ पढ़ने को मिलता है आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसकी कि आज हम लोग खाली इंट्रोडक्शन करेंगे सो दैट आपको एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कर लेने से खाली इंग्लिश ग्रामर फिनिश नहीं हो जाती, इसके अलावा भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे कि टेंसेस। अब कुछ स्टूडेंट्स को लगता है कि टेंसेस और एक्टिव पैसिव वॉइस का एक अलग टॉपिक है। बेसिकली माय डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, टेंसेस को ही 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, एक तो एक्टिव वॉइस के अंदर, दूसरा पैसिव वॉइस के अंदर। अगर आप ये दोनों नहीं करते हैं दैट मीन्स आपने टेंसेस टॉपिक कंप्लीट किया ही नहीं है। बट एज अकॉर्डिंग टू एसएससी होता क्या है कि आपको इस एक्टिव पैसिव वाले टॉपिक में से ढेर सारे क्वेश्चंस आते हैं कि एक सेंटेंस गिवन होता है, उसमें वॉइस एक्टिव यूज किया गया है और आपको उसका पैसिव कन्वर्जन करना है, ठीक है। 4 ऑप्शंस विल बी गिवन टू यू टू ईच क्वेश्चन। लेकिन ऐसा है ना, समझिए आप कि सिर्फ एक्टिव से पैसिव का ही क्वेश्चन आएगा, आपको वॉइस वर्सा पैसिव से एक्टिव भी करना पड़ सकता है, ठीक है। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा एक आपके पास टॉपिक बचता है नरेशन। अब नरेशन में आपके पास कैसा क्वेश्चन आता है कि आपको एक डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। वाइस वर्सा भी हो सकता है, इनडायरेक्ट स्पीच को वापस डायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करने के क्वेश्चन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ना बड़ा ही इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें कैसे क्वेश्चंस आते हैं मैं आपको थोड़ा बता दूं। एक तो इसमें फेमस टाइप ऑफ क्वेश्चन है स्पॉट द एरर और एरर्स। एक सेंटेंस में कहीं पे भी एक मिस्टेक या मल्टीपल मिस्टेक्स हो सकती हैं, आपको वो फाइंड आउट करके अकॉर्डिंगली आंसर करना होता है। या फिर ग्रामर में से, प्योर ग्रामर में से क्या क्वेश्चन बन सकता है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट या फिर सेंटेंस करेक्शन। इस क्वेश्चन में क्या होता है, एग्जामिनर आपसे ये नहीं पूछता कि सेंटेंस में मिस्टेक क्या है, वो आपको मिस्टेक जो उसको लग रहा है कि थोड़ा पार्ट फिशी है, ग्रामेटिकली गलत है, वो आपको पूरे सेंटेंस में उस पार्ट को हाईलाइट करके देगा। आपको बताना है कि उसकी रिप्लेसमेंट क्या हो सो दैट वो सेंटेंस अप्रोप्रिएट बन जाए, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन टाइप्स जो हैं वो प्योरली एसएससी एग्जाम में पूछी जाती हैं। नाउ इसके अलावा जैसे मैंने आपको कहा कि 3 चीजों पे आपको काम करना है, वो सेकंड चीज क्या है, वोकैबुलरी। वोकैबुलरी क्या है, इसमें आपके पास डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप वर्ड्स पढ़ लेने से आप कहते हैं मेरी वोकैब बहुत स्ट्रांग हो गई। इसमें क्वेश्चन एक तो आता है आपके पास सिनोनिम और एंटोनिम का क्वेश्चन, तो अक्सर 2 से 3 क्वेश्चन आपको ये मिल जाते हैं। इसके अलावा 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस बेसिकली इट इज ऑल्सो अदर टाइप ऑफ वोकैबुलरी। इसमें आपको एक स्टेटमेंट गिवन होती है, उस स्टेटमेंट के हिसाब से बेस्ट सूटेबल वर्ड जो है वो आपको 4 वर्ड्स में से चूज करना होता है। अलॉन्ग विद दिस आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ईडियम्स और फ्रेजेस के। तो ये 3 टाइप्स आपको साथ में कवर करनी है वोकैबुलरी के अंदर, ठीक है। इसके साथ साथ आपको थर्ड चीज कौन सी पढ़नी पड़ेगी, यू हैव टू इंप्रूव योर रीडिंग स्किल्स। क्योंकि आप लोगों को पता होगा जब भी आप एग्जाम के लिए जाते हैं तो उसमें क्वेश्चन अक्सर आता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का या क्लोज टेस्ट का। तो ऐसे टाइप ऑफ क्वेश्चन या रीअरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस को करने के लिए आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। रीडिंग स्किल्स का अच्छे होने का मतलब ये है कि आप
चीज़ों को स्पीड के साथ और अप्रोप्रिएटली पढ़ के उसको कॉम्प्रहेंड भी कर रहे हो, मतलब यू आर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग क्लियरली, तभी तो उसके आंसर्स कर पाओगे आप, ठीक है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट जो भी होंगे। वेल, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इतना बता देता हूं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इंपॉर्टेंट क्यों हैं। अब देखिए, कोई भी कॉन्वर्सेशन आप करते हो, ठीक है, बेसिकली लैंग्वेज कॉन्वर्सेशन के लिए है ना। लैंग्वेज क्या करती है? लैंग्वेज हेल्प्स अस कम्युनिकेट। अब कम्युनिकेशन ना तो आप एक सिंगल लेटर से कर पाएंगे, ए बोल के शांत हो जाएंगे, ना ही आप एक वर्ड के साथ एक अंकुश बोल के चुप हो जाएंगे। आपको जब कॉन्वर्सेशन करनी है तो कॉन्वर्सेशन करने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? आपको वहां पे बनाने पड़ेंगे सेंटेंसेस, ठीक है। अब सेंटेंस बनाने का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जो कि हम ग्रामर से सीखते हैं कि सेंटेंस बनेगा कैसे। तो जो बेसिकली आप एक सेंटेंस बनाते हैं उस सेंटेंस को आप स्पीच कह सकते हो, ठीक है। इस सेंटेंस को बनाने के लिए मल्टीपल वर्ड्स यूज होते हैं, मल्टीपल फैमिलीज में से। तो फैमिलीज क्या है? पार्ट्स हैं स्पीच का, ठीक है, जो कि टोटल कितने होते हैं? 8। बिगिनिंग करते हैं, ठीक है, प्लीज फोकस्ड रहिएगा, इंटरेस्टिंग होने वाली आज की क्लास, और ये सारी बेसिक्स समझने के बाद आप फर्दर टॉपिक्स के साथ बिगिन कर सकते हैं। नाउ द फर्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन इज नाउन। बच्चे को पता है कि नाउन क्या होता है, ठीक है, बट पता है क्या है, कई बार हम सेंटेंस में ना ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि ये कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। उस वजह से हम ना तो फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन ठीक से कर पाते, ना ही क्लोज टेस्ट, और ना ही स्पोर्टिंग एरर में हेल्प मिलती है हमें। तो समझते हैं थोड़ा नाउन होता क्या है। देखिए, एक नेमिंग वर्ड है ये। क्यों है? ऑब्वियसली होना चाहिए। देखो, कॉन्वर्सेशन करनी है आपने, या तो किसी पर्सन की बातचीत करोगे आप, ठीक है, या किसी एनिमल की, किसी बर्ड की, किसी भी प्लेस की, किसी कैफे, किसी रेस्टोरेंट, किसी रिवर की, उसका एक नाम होगा तो बात कर पाओगे, ठीक है। इसलिए नाउन्स बनाए गए, नेम्स दिए गए दुनिया के हर एक इंडिविजुअल को, हर एक एनिमल को, हर एक बर्ड को, इवन हमारी फीलिंग्स को, हमारे इमोशंस को, हमारी क्वालिटीज को, हमारे डिसऑर्डर से डिसेबिलिटीज को भी, ठीक है। दुनिया में हर छोटी से लेके बड़ी चीज के नाम को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। तो बड़ा सिंप्लीफाई करके मैंने डेफिनेशन लिखी है यहाँ पे, द नेम ऑफ एनीथिंग एंड एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड व्हाट? अ नाउन। इसको अगर हम डिटेल में पढ़ें तो प्लीज देखिए, द नेम ऑफ अ पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग, एनिमल, बर्ड, इमोशन, फीलिंग, डिसेबिलिटी, क्वालिटी, स्पाइस या इंसेक्ट। दुनिया की हर चीज आ गई, हर पर्सन आ गया, हर एनिमल आ गया, हर बर्ड आ गया, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल के लिए आपके सामने वर्ड्स भी हैं, जैसे कि सिंपल वर्ड्स बॉय, गर्ल, कार, स्टूडेंट, पार्क, स्वीट, स्मार्टनेस। अब देखो, इसमें अगर आप आइडेंटिफाई करना चाहो तो स्मार्टनेस क्या है? किसी की क्वालिटी है, मतलब क्वालिटी का नाम है। अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज भी रहते हैं कि एक नाउन और एडजेक्टिव में जब डिफरेंशिएट करना होता है, तो देखिए, स्मार्टनेस नाम है उसकी क्वालिटी का महज, ठीक है। पर्सन को आप स्मार्टनेस थोड़ी बुलाओगे कि यू आर स्मार्टनेस, ठीक है। तो स्मार्टनेस नाम है, मतलब वो नाउन है। पर्सन को तो आप स्मार्ट बुलाएंगे ना, तो स्मार्ट क्या कहलाएगा? एक एडजेक्टिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे कि पोलाइटनेस किसी की क्वालिटी है, लेजीनेस किसी की क्वालिटी तो नहीं हो सकती, डिसेबिलिटी होती है, ठीक है। ऐसे ही क्रूअल्टी, सोरोफुलनेस हमारे एक इमोशन का नाम है, वैसे क्रूअल्टी किसी की डिसेबिलिटी हो सकती है, किसको ही पसंद है, राइट। एनिमोसिटी, प्यार, मोहब्बत, अटैचमेंट्स या फिर दुश्मनी, ठीक है। तो समझिए प्लीज, एक वर्ड इंटीमेसी है, दूसरा वर्ड है एनिमोसिटी। एनिमोसिटी वर्ड एक ऐसा वर्ड है जो एसएससी में रिपीटेड पूछा जाता है, या फिर इंटीमेसी एक जनरल लैंग्वेज में काफी बार यूज होता है। एसएससी रिपीटेड मैं नहीं कहूंगा, बट हाँ, वर्ड बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इंटीमेसी का मतलब होता है फीलिंग ऑफ लव और कंपैशन, या फिर इसको आप अटैचमेंट भी कह सकते हैं। ज़्यादा अटैच होना भी कई बार गलत हो जाता है, तो ज़्यादा इंटीमेसी मत जाइएगा, ठीक है। उससे पहले आपके सामने गोल है, और वो गोल है एसएससी क्लियर करना, उसके साथ इंटीमेसी होनी चाहिए आपकी। एनिमोसिटी है दुश्मनी। दो तरह से दुश्मनी होती है, देखिए, या तो आप बहुत ही कामयाब हो रहे हैं तब लोगों की दुश्मनी आपसे होती है, या फिर आपके कुछ व्यवहार की वजह से, आपके व्यवहार की वजह से, मान लीजिए क्रूअल्टी की बात करें हम, या फिर आपने किसी से रूडली बात की, उस वजह से आपके एनिमीज पैदा हो जाते हैं, ठीक है। तो एनिमोसिटी बेसिकली होती है शत्रुता किसी के साथ, जिसको आप एनिमिटी कह सकते हैं, या फिर इसको आप डिसलाइकिंग भी बुला सकते हो। आपको कोई पसंद ही नहीं कर रहा, या आप किसी को पसंद नहीं कर रहे, ठीक है। इसके अलावा इसके लिए वर्ड आप यूज कर सकते हो हेट्रेड,
या फिर एंटीपैथी। तो ये सारे वर्ड इस वर्ड के ही सिनोनिम्स हैं। ऑल्दो हम आगे क्लासेस में वोकैब भी पढ़ेंगे, या जितने वर्ड्स आप यहाँ से बटोर पाओ प्लीज़ बटोर लीजिएगा और नोट कर लेना प्लीज़ ध्यान से। सो यहाँ तक अब देखें तो सेटिस्फैक्शन भी एक हमारी फीलिंग का नाम है और हैप्पीनेस हमारे एक इमोशन का नाम है, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट नाउन्स। आई होप आपको नाउन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो गई है। अभी हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, दैट इज प्रोनाउन। सोचिए ज़रा क्या होता है। वैसे तो 9 टाइप्स इसकी गिवन है ग्रामर के अंदर इस टॉपिक में प्रोनाउन की। होता क्या है हमें पता है, इतना बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि जब नाउन रिपीट होता है तो उसकी रेपिटेशन खत्म करने के लिए हम प्रोनाउन को लगाते हैं, ठीक है। मैं इसके साथ थोड़ा एडिशन करूंगा। आप जरा मेरे इस फर्स्ट सेंटेंस को एक दफा देखिए। ही इज वन ऑफ द इंटीमेट फ्रेंड्स, ठीक है। ही इज वन ऑफ द इंटीमेट फ्रेंड्स किसी के इंटीमेट फ्रेंड्स में से एक है। अगर आपका ही है तो आप कह सकते हो ही इज वन ऑफ माई इंटीमेट फ्रेंड्स, या ही इज वन ऑफ हिज इंटीमेट फ्रेंड्स, या ही इज वन ऑफ हर इंटीमेट फ्रेंड्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ही आया, क्या इस पूरे सेंटेंस में मैंने किसी का नाम लिया? नाम लिया नहीं, तो नाम रिपीट भी क्या हुआ, ठीक है। सपोज मैं आपकी क्लास में आता हूँ और मैं पहला ही सेंटेंस बोलता हूँ, आई एम योर इंग्लिश टीचर। अब मैंने जब ये पहला सेंटेंस बोला और आपके सामने लिखा आई एम योर इंग्लिश टीचर, अभी शायद मैं अपना नाम अगले सेंटेंस में बताऊं, माय नेम इज़ अंकुश या माय नेम इज़ अंकुश टावरा, मैं कंप्लीट नाम बताऊं अपना। लेकिन जब पहली दफ़ा मैंने सेंटेंस बनाया, क्या मेरा नाम आया था? रिपीट होना तो बहुत दूर की बात है। बिगिनिंग में ही मैंने आई प्रोनाउन की हेल्प ले ली सेंटेंस बनाने के लिए। तो आपको नहीं लगता कि सिर्फ रेपिटेशन खत्म करने के लिए प्रोनाउन नहीं आता, और भी यूजेज हो सकता है? तो बेसिकली क्या है, 2 डेफिनेशंस हैं। द वर्ड्स यूज्ड एट द प्लेस ऑफ नाउन्स टू प्रोनाउंस देम एंड टू अवॉइड देयर रेपिटेशन। टू प्रोनाउंस देम, आप खुद सोचिए, जब मैंने ये कहा आई एम योर इंग्लिश टीचर, तो ये आई किसको प्रोनाउंस कर रहा था? मेरे नाम को, ठीक है। मेरे नाम की जगह यूज हुआ था ना, तो बेसिकली मतलब क्या निकलेगा, अंकुश इज योर इंग्लिश टीचर, ठीक है। तो कोई भी एक प्रोनाउन जब आप सेंटेंस के इनिशियल स्टेज पे लगाते हैं विदाउट उसकी रेपिटेशन के, दैट मीन्स वो कोरिलेट किसको कर रहा है, वो डायरेक्टली बात कर रहा है उस नाउन की ही। तो प्रोनाउंस के 2 मतलब है, इसके नाम में भी क्लियर है, द वर्ड दैट प्रोनाउंस इज अ नाउन। और दूसरा इसका मेन मोटिव क्या था? बनाने का मोटिव एक ही था कि नाउन रिपीट हो तो प्रोनाउन लगा दीजिए, ठीक है। सेंटेंस देखिए, जैसे फर्स्ट हो गया, सेकंड है आई विल टीच यू इंग्लिश, इसमें आई अगेन आया जिसमें पर्सन का नाम नहीं आया था। एलिस इज माई बेस्ट फ्रेंड एंड शी लुक्स आफ्टर मी वेल। अब देखिए यहाँ पे एलिस किसी मोहतरमा का नाम है, नाउन है। अब इनका नाम रिपीट ना हो तो उसके लिए हमने प्रोनाउन को यूज किया, और प्रोनाउन शी यूज होगा अकॉर्डिंग टू द जेंडर, फीमेल के लिए। नाउ जेकब इज माई कॉलीग, कि जेकब मेरा कॉलीग है, ही वर्क्स रियली हार्ड, वो बहुत ही मेहनत करता है, ठीक है। तो जेकब नाउन है, उसका नाम रिपीट ना हो इसलिए हमने सेंटेंस में ही को यूज किया। आई होप एक लमसम आइडिया आपको मिल गया कि प्रोनाउंस क्या होते हैं। वैसे तो इस टॉपिक में काफ़ी क्वेश्चंस बनते हैं, टोटल इसकी 9 टाइप्स हैं जो सारी की सारी हम फुल फ्लेज पढ़ेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक आपके पास जो अगला पार्ट ऑफ स्पीच है दैट इज एडजेक्टिव। देखिए काफ़ी बार ऐसा होता है कि हम किसी को पहली दफ़ा देखते हैं या फिर किसी के साथ रहते हुए 1 साल हो गया, ठीक है, या हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, कुछ हम लोगों को देख के ही उनके आउटर अपीयरेंस के हिसाब से अपनी जजमेंट पास करते हैं, जो कि एक्चुअली करना नहीं चाहिए, राइट। तो जब भी आप ऐसा करते हैं तो किसी पर्सन की आउटर अपीयरेंस को देख के या तो उसको जज किया जाता है, या उसके नेचर को, उसके बिहेवियर को। जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, पिछली कुछ लाइनों में मैंने कहा कि आपका व्यवहार बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग लोगों को ना उनकी क्वालिटीज़ के साथ डिफाइन किया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि हम हमेशा किसी न किसी की तारीफ ही करेंगे, हम उसकी तौहीन भी करते हैं, ठीक है। कुछ अच्छे वर्ड्स हम यूज़ करते हैं लोगों के लिए, तो कुछ बुरे वर्ड्स यूज़ करते हैं। एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी की भी तारीफ या तौहीन करने के लिए यूज़ किया जाए। अब जैसे अक्सर हम डेफिनेशन पढ़ते आए हैं, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब समवन्स क्वालिटी। सिर्फ क्वालिटी थोड़ी यार, सिर्फ क्वालिटी होती किसी इंसान में, डिसेबिलिटी नहीं हो सकती। मान लीजिए कोई पर्सन ब्लाइंड है तो क्या उसकी क्वालिटी है ये? कोई पर्सन क्रूल है, क्या इसकी क्वालिटी है ये? या कोई पर्सन लिम्प है, तो अगर किसी, मान लीजिए लेजी वर्ड पीछे हम लेजीनेस पढ़ रहे थे, कोई पर्सन लेजी है, या कोई प्लेस बहुत ही डर्टी है, या कोई रोड बहुत ही नैरो है, तो ये सारी क्वालिटीज़ थोड़ी है यार,
ये तो यहाँ पे क्या बात हो रही है, उसकी डिसेबिलिटीज़ की बात हो रही है। लेकिन ऐसा तो नहीं कि क्वालिटीज़ बता नहीं सकते। अब मान लीजिए कोई बहुत ही स्मार्ट है, या फिर कोई मोहतरमा बहुत ही प्रिटी है, या कोई एम्प्लॉय या कोई पर्सन बड़ा ही ऑनेस्ट है, तो ये सारे किस में आ गए, क्वालिटीज़ में आ गए। कोई बड़ा ही पोलाइट है, बड़ा ही काइंड हार्टेड है, ठीक है। तो एडजेक्टिव ऐसा वर्ड है जो बताएगा कि कौन कैसा है, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। आप लैपटॉप लेने जाते हैं नया, या फ़ोन लेने जाते हैं, उसके स्पेक्स मतलब स्पेसिफिकेशंस आप पढ़ते हैं। कुछ चीज़ें आपको अच्छी लगती हैं तो आप उनको क्वालिटीज़ मान लेते हो, ठीक है। कुछ आपको नहीं अच्छी लगी, आप कहते हो इस फ़ोन की ये डिसेबिलिटीज़ है, मतलब इसमें ये चीज़ें नहीं है जो मुझे चाहिए थी, ठीक है। तो अगर हम एक कॉमन वर्ड की बात करें जैसे कि फीचर या स्पेसिफिकेशन या कैरेक्टरिस्टिक, ये कॉमन वर्ड है। इसमें इन तीनों वर्ड्स में पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ें आ जाती हैं। तो या तो आप ऐसा कह लो, किसी का भी एक फीचर या स्पेसिफिकेशन या कैरेक्टरिस्टिक बताने वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। या फिर किसी की क्वालिटी या फिर डिसेबिलिटी बताने वाला वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव होता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। वी आर लुकिंग फॉर अ सगेशियस एम्प्लॉई, SSC रिपीटेड क्वेश्चन वोकैबुलरी के अंदर जब आपसे सिनोनिम या एंटोनिम के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो SSC वर्ड 2 बार पिछले 5 से 6 साल में आ चुका है। सगेशियस वर्ड का मतलब क्या, पहले आप सेंटेंस में ग्रामर के रूल को आराम से पढ़ लीजिए कि हम लोग ढूंढ रहे हैं एक सगेशियस एम्प्लॉय को, मतलब एम्प्लॉय नाउन है, वो कैसा होना चाहिए, वो सगेशियस होना चाहिए। तो सगेशियस ऑब्वियसली क्या बता रहा है, उस एम्प्लॉय की क्वालिटी बता रहा है, ठीक है। अब सगेशियस होता कौन है, जो दिमाग से स्मार्ट होता है, ठीक है। मैं लिख देता हूं स्मार्ट, लेकिन वो नहीं जो दिखने में स्मार्ट है, जो बेसिकली वाइज है, बड़ा जुडिशियस पर्सन है, बड़े अच्छी जजमेंट देता है किसी के बारे में, बुद्धिमान है, ठीक है, उसको वाइज या इंटेलिजेंट हम कहते हैं। तो उसका मतलब होता है सगेशियस। वर्ड प्लीज नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, ऑल द कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशंस ऑफ लाइफ कैन नॉट बी डेल्ट विद, कि जिंदगी की ना हर बुरी उलझन जो है उससे हम नहीं निकल पाएंगे, उससे हम डील नहीं कर सकते हैं। कुछ दिक्कतें ऐसी होती हैं जो कि धीरे धीरे अपने हिसाब से जाती हैं, ठीक है। हर चीज़ के लिए भी एफर्ट करना जरूरी नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ आप साफ देख पा रहे हैं ऑल द कैटास्ट्रॉफिक सिचुएशंस। सिचुएशंस क्या हुआ, नाउन, और नाउन के पहले उसके बारे में बताने के लिए क्या आया, कैटास्ट्रॉफिक। अब कैटास्ट्रॉफिक यार क्वालिटी तो नहीं हो सकती, कैटास्ट्रॉफिक तो एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। अब कैटास्ट्रॉफिक होता क्या है, जो ट्रबलसम हो या फिर जो डिजास्ट्रस हो, कोई भी चीज जो अनप्लेजेंट है उसको कैटास्ट्रॉफिक कहते हैं, मतलब उसकी वजह से तबाही हो जाती है, ठीक है। जैसे नाउन में कैटास्ट्रॉफी वर्ड आता है, कैटास्ट्रॉफी होता है कोई भी डिजास्टर, और उसी से एडजेक्टिव बनता है कैटास्ट्रॉफिक, मतलब कोई भी डिजास्ट्रस चीज, डिजास्ट्रस सिचुएशन या फिर ट्रबलसम सिचुएशन जिस वजह से आप कठिनाई में आ गए हैं, ठीक है। वर्ड नोट कर लीजिएगा ये भी। नेक्स्ट है, द फूड वी एट वॉज रियली स्क्रम्शियस, खाना जो हमने खाया बड़ा ही स्क्रम्शियस था। स्क्रम्शियस क्या होता है, बेसिकली टेस्टी या डिलीशियस। तो जो भी आपको बहुत स्वादिष्ट लगे खाना, उसके लिए आप वर्ड स्क्रम्शियस यूज कर सकते हैं। तो ये भी क्या हुआ, खाने की क्वालिटी बता रहा है, तो एडजेक्टिव हुआ। नाउ द लास्ट एग्जांपल ओवर हियर इज, ये इंटरेस्टिंग है थोड़ा, देखिए प्लीज ध्यान से। द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री डिपेंड्स अपॉन इट्स GDP, ठीक है। जो कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ है, तो ये तो क्लियर है कि इकोनॉमिक एक एडजेक्टिव है, इतना क्लियर है। बट एक और वर्ड आता है इकोनॉमिकल, ये भी एक एडजेक्टिव होता है। तो कहीं आप सेंटेंस में कंफ्यूज होकर इकोनॉमिकल को इकोनॉमिक और इकोनॉमिक को इकोनॉमिकल मत बना दीजिएगा, ठीक है। ये मान लो आपके पास फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन आ गया, दोनों वर्ड्स गिवन है, तो आप कौन सा वर्ड चूज करेंगे आपको देखना पड़ेगा, उसके लिए आपको दोनों का मीनिंग अच्छे से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, ठीक है। ये वर्ड तो हम यहीं से समझ के, इकोनॉमी की ग्रोथ मतलब अर्थव्यवस्था के अंदर जो ग्रोथ हुई है, ठीक है। इकोनॉमिक वर्ड रिलेट किससे करता है, किसी भी कंट्री की इकोनॉमी से, तो ये तो क्लियर हो गया। अब मुद्दा ये कि इकोनॉमिकल वर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। तो पढ़ते हैं, देखिए आप कोई भी चीज बाजार से लेने जाते हैं, कोई भी चीज, ठीक है। You go out, you go to the shopping mall, you go to any grocery store, you go to any supermarket, or you start shopping online. आपको उसमें कुछ चीज़ें ऐसी दिखती हैं जिनका प्राइस आप कहते हैं यार ये तो हो ही नहीं सकता ना, इतनी महंगी चीज़, ठीक है। बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसका आपको लगता है कि जो प्राइस है ना बड़ा ही जायज़ है, ठीक है।
तो कोई भी चीज जिसका प्राइस जायज होता है वो इकोनॉमिकल प्राइस बन जाता है, वो चीजें इकोनॉमिकल बन जाती हैं। इस अकेले वर्ड के भी दो मतलब हैं, ठीक है। पहला मतलब तो जायज, रीजनेबल, लेकिन मैंने कहा कि इस अकेले वर्ड के दो मतलब हैं। तो दूसरा मतलब क्या है इकोनॉमिकल? कुछ लोग बड़े इकोनॉमिकल होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं कंजूस मक्खी चूस, ठीक है। कंजूस क्या होते हैं? माइजर होते हैं। और उसके उल्टे होते हैं ऐसे जो बेतहाशा पैसा उड़ाते हैं, वो होते हैं प्रॉफिलिगेट, ठीक है। वोकैबुलरी क्लास में आपको जरूर कराऊंगा ये सारे वर्ड्स में। लेकिन कुछ होते हैं जो पैसा खर्च तो करते हैं लेकिन सोच समझ के करते हैं, कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना, कितना लगाना और कितना नहीं लगाना, ठीक है। तो ऐसे लोगों को हम इकोनॉमिकल पीपल कहते हैं, ठीक है। तो इकोनॉमिकल का दूसरा मतलब क्या है? वन हु स्पेंड्स मनी सेंसिबली या वाइजली। तो जो कोई भी पर्सन, कोई भी आदमी, औरत भी हो सकती है, ठीक है, जो भी पर्सन पैसे को बड़ा सोच समझ के खर्च करता है उसको हम कहते हैं इकोनॉमिकल पर्सन। और दूसरा जो चीज़ों का दाम जायज़ है उनको कहते हैं रीजनेबल या इकोनॉमिकल थिंग्स, इकोनॉमिकल प्राइस, ठीक है जी। सो आई होप अभी तक आप ये समझ गए हैं कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, नाउन्स क्या है, प्रोनाउंस क्या है, एडजेक्टिव्स क्या है। नेक्स्ट पढ़ते हैं वर्ब्स। देखिए वैसे तो इन 1-2 मिनटों में मैं आपको नहीं बता पाऊंगा डिटेल में वर्ब के बारे में। वर्ब की इटसेल्फ 3 डिफरेंट डेफिनेशंस हैं, ठीक है। बट हम लोग इसको इन शॉर्ट आज करते हैं क्योंकि हम सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। तो आपके माइंड में हमेशा से जो चीज़ आती है वर्ब को सोच के, वो क्या आती है? जो हमारे एक्शंस को बताती है। अब कोई भी पर्सन है, कोई एनिमल है, कोई बर्ड है, ठीक है, हर कोई एक्शन कर रहा है कोई ना कोई। इवन फ्री बैठना भी एक एक्शन करना है, वो टीवी देख रहा होगा, गेम खेल रहा होगा या सो रहा होगा, ठीक है। तो जब आप बात करते हैं वर्ब की तो उसकी एक बेसिक डेफिनेशन निकल के आती है जिस वर्ड से ये पता लगता है कि एक पर्सन कर क्या रहा है, ठीक है। दैट इज कॉल्ड अ वर्ब। थोड़ा सा पढ़ते हैं इसके बारे में। द वर्ड्स विच एक्सप्रेस व्हाट अ पर्सन डज। सेंटेंसेस देखिए। ही यूजुअली प्रोक्रेस्टिनेट्स हिज वर्क, कि अक्सर अपने काम को वो प्रोक्रेस्टिनेट करता है। प्रोक्रेस्टिनेट करने का मतलब क्या होता है? अपने काम को अक्सर वो पोस्टपोन करता है। तो ही यूजुअली पोस्टपोन्स हिज वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है द सीबीआई इज कॉन्टेक्चुअलाइजिंग द मर्डर केस। सीबीआई जो है वो मर्डर केस को कॉन्टेक्चुअलाइज कर रही है। कॉन्टेक्चुअलाइज करने का मतलब क्या होता है? प्लीज याद कर लीजिएगा, अक्सर ही न्यूज़पेपर में यूज किया जाता है, द हिंदू के अंदर, इंडियन एक्सप्रेस के अंदर। सीबीआई इज इन्वेस्टिगेटिंग केस। तो कॉन्टेक्चुअलाइज का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट और कॉन्टेक्चुअलाइजिंग बना इन्वेस्टिगेटिंग। प्लीज इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट इजी सेंटेंस है द चिल्ड्रन प्ले इन द प्लेग्राउंड, द बर्ड्स फ्लाई हाई इन द स्काई, शी वाटर्स द प्लांट्स एवरी मॉर्निंग। तो जो भी एक पर्सन कोई भी एक्शन करता है ना, आपको सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर पता होगा कि एक सब्जेक्ट के बाद वर्ब आती है जो बताती है कि ये पर्सन क्या कर रहा है। अब इस पर्सन ने जो एक्शन किया उसको रिसीव किसने किया, उसके लिए हम एक ऑब्जेक्ट को मेंशन करते हैं, ठीक है। तो हर एक पर्सन जो भी एक्शन करता है वो सब्जेक्ट के बाद उसको आप मेंशन करते हो वर्ब के तौर पे, ठीक है जी। नेक्स्ट पढ़ते हैं। अब क्योंकि आप लोगों ने एक आइडिया ले लिया कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, जो किसी नाउन प्रोनाउन मतलब किसी पर्सन, किसी प्लेस, किसी एनिमल, किसी बर्ड, किसी इंसेक्ट के बारे में डिटेल देंगे, ठीक है। तो एडजेक्टिव्स का मेन फोकस होता है नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताना कि कोई कैसा है, ठीक है। कोई कैसी है, कोई कैसा है, कोई कैसा दिखता है, कोई कैसे दिखती है, ठीक है। वर्ब होती है जो हमारे एक्शंस को रिप्रेजेंट करती है। अब मुद्दा यहाँ पे है कि अगला जो टॉपिक है एडवर्ब, उसका मतलब क्या होता है? जो पार्ट ऑफ स्पीच एडवर्ब है, देखिए मैं आपको कैसा पढ़ा रहा हूँ वैसे तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, ठीक है। अब मैं कैसा दिख रहा हूँ ये बताने के लिए अगर आप मुझे कमेंट करते हैं मुझ पे या कॉम्प्लीमेंट देते हैं मुझे, तो वो मेरे लिए एक एडजेक्टिव होगा, ठीक है। क्या आप कहते हैं कि आप ऐसा दिख रहे हैं या फिर आप ऐसे हैं, ठीक है, या आपके बाल ऐसे हैं या आपकी नाक ऐसी है, तो वो एक एडजेक्टिव बताता है। बट मान लीजिए अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, तो मैं कैसा हूँ, इंटरनली कैसा हूँ, एक्सटर्नली कैसा हूँ, उसको छोड़ के अगर आप ये बताएं मुझे कि मैं पढ़ा कैसा रहा हूँ, ठीक है, तो वो कौन बताएगा? एडवर्ब बताएगी। बेसिकली एडवर्ब क्या होती है? जब भी हम बात करते हैं किसी भी पर्सन के किए हुए एक्शन को डिस्क्राइब करने की, मान लीजिए कोई भी है, मैं पहले एक सिंपल सेंटेंस लिखता हूँ, मैं कहता हूँ ही इज अ फ्लुएंट स्पीकर।
कि वो जो है वो एक फ्लुएंट स्पीकर है, ठीक है। कौन? ये पर्सन। तो इसके बारे में बता रहे हैं कि ये फ्लुएंट है। अब ये कैसा है, ये कैसा नहीं है, छोड़ दो उसको, ठीक है। मैं सेंटेंस लिखता हूं ही स्पीक्स, यही रुक जाता हूं। ही स्पीक्स, वो बोलता है। बोलता कैसा है, ठीक है। ये कैसा है, ये तो इज एम आर और वॉज वर्ड डिसाइड करेंगे, बट ही स्पीक्स ये बोलता है। बोलता कैसा है? ही स्पीक्स फ्लुएंटली। तो जैसे आप एक एडजेक्टिव के साथ एलओए ऐड कर देते हो, वो बन जाती है एक एडवर्ब। और एडवर्ब का काम क्या होता है? किसी भी वर्ब को आगे डिस्क्राइब करना, किसी भी एक्शन के बारे में डिटेल देना, वो एक्शन कैसा होता है। मैं एक और सिंपल एग्जांपल लेता हूं ये समझाने के लिए। सपोज मैं कहता हूं ही लुक्स डर्टी एंड हिज बिहेवियर इज ऑल्सो नॉट गुड। इस सेंटेंस में मैंने जज किया, किसी को खुल के जज किया है, ठीक है। ही लुक्स डर्टी, वो डर्टी दिखता है। तो डर्टी कौन दिखता है? ये पर्सन। तो बाहर दिखने में डर्टी है। डर्टी क्या हुआ? एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। पर्सन कैसा दिख रहा है, कैसा है वो बताया हमने। फिर बताया कि उसका बिहेवियर कैसा, बिहेवियर उसका अच्छा नहीं है। तो जब मैंने ही किया, बिहेवियर की बात करी, तो आप खुद देखिए बिहेवियर नाउन है, ही एक प्रोनाउन है, दोनों के बारे में बताने के लिए एडजेक्टिव ही आएगा, है ना। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि वो कैसा है, वो कैसा दिखता है, वो लंगड़ा है, वो अंधा है, ये मैटर नहीं कर रहा, ठीक है। हम मेनली बात करने वाले हैं कि वो वही पर्सन, ठीक है, वही पर्सन काम करता है और वो काम बड़े अच्छे से करता है, काम बड़ी ईमानदारी से करता है। तो आगे मैं सेंटेंस को कंटिन्यू करता हूं। बट ही वर्क्स वेल, अच्छे से काम करता है, या ही वर्क्स ऑनेस्टली, बड़ी ईमानदारी से काम करता है, या फिर ही वर्क्स डेडिकेटेडली, वो काम कैसा करता है, ठीक है। तो काम कैसा करता है ये एडवर्ब्स बताएंगे, जिसका एडजेक्टिव से कोई लेना देना है ही नहीं, राइट। ये प्लीज आप अंडरस्टैंड कीजिए। अब एक टीचर दिखता कैसा है उसको छोड़ दो। अगर मैं कहता हूँ ही टीचेस वेल या शी टीचेस वेल, वो पढ़ाता कैसा है, ठीक है। पढ़ाता कैसा है वो वेल बताएगी, क्योंकि वेल एडवर्ब होती है। सेंटेंसेस देखिए। लास्ट नाइट, पिछली रात क्या हुआ? ही कुडंट स्लीप, वो सो नहीं पाया। कैसे नहीं सो पाया? साउंडली नहीं सो पाया, ठीक है। तो साउंडली का मतलब क्या होता है? पीसफुली। तो साउंडली यहां पे क्या बनी और पीसफुली यहां पे क्या बनी? एक एडवर्ब बनी, ठीक है। वैसे भी एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप किसी भी एडजेक्टिव के साथ एलवाई लगाते हैं तो वो सिवाय एडवर्ब के कुछ नहीं बन सकती। आप खुद देखिए कि पोलाइटली में से अगर मैं एलवाई निकाल दूं और साउंडली में से एलवाई निकाल दूं तो साउंड या पीसफुल बचेगा, ठीक है। साउंड तो अपने आप में नाउन भी होता है वैसे, लेकिन एडजेक्टिव भी होता है। तो दोनों एडजेक्टिव्स बचेंगे जो किसी नाउन प्रोनाउन के बारे में बता पाएंगे, बट यहां इनका फोकस है वर्ब को डिफाइन करना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए। ऑल ऑफ अस वर डांसिंग, हम सब डांस कर रहे थे। कैसे डांस कर रहे थे? चीयरफुली डांस कर रहे थे, ठीक है। मैं सिर्फ हमारी बात करूं कि हम कैसा फील कर रहे थे, तो ऑल ऑफ अस वर चीयरफुल। तो क्या इसमें मैंने ये बताया कि हम कोई एक्शन कर रहे थे, और एक्शन कैसा कर रहे थे? मैंने सिंपली कहा हम चीयरफुल थे, ठीक है। हमारे बारे में कौन बताएगा? एडजेक्टिव बताएगा। डांस के बारे में कौन बताएगा? चीयरफुली बताएगा। नेक्स्ट आइए। दे हैव बीन वर्किंग, वो काम कर रहे हैं बड़े अच्छे से। वेल, येस्टरडे शी वॉज सिंगिंग ग्रेसफुली, कल वो बड़ा अच्छा गा रही थी। पता नहीं क्या हो गया था, आत्मा आ गई थी शायद उसमें, वैसे इतना अच्छा नहीं गाती होगी। आई लाइक लिसनिंग टू हिम, मुझे उसको सुनना पसंद है। बिकॉज ही स्पीक्स फ्लुएंटली, क्योंकि वो फ्लुएंटली बोलता है। एक वर्ड करवा रहा हूँ, प्लीज नोट कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इलोक्वेंट। इलोक्वेंट होता है एक एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है फ्लुएंट। तो अगर फ्लुएंट के बाद एलवाई लगा के एडवर्ब बनाई गई है तो इलोक्वेंट के बाद भी एलवाई लगा के एडवर्ब बनाई जा सकती है। मतलब फ्लुएंटली को आप कह सकते हो इलोक्वेंटली। इंपॉर्टेंट वर्ड है, प्लीज इसको भी नोट कर लीजिएगा और याद कर लेना। तो आई होप आपको नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब का आइडिया हो गया है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया प्रेपोजिशन। अब प्रेपोजिशन क्या है, ठीक है। अक्सर एक लोगों के माइंड में एक ना पॉइंट आता है प्रेपोजिशन, पोजीशन लिखा पीछे तो पोजीशन बताएगा, फॉर श्योर बताता है, लेकिन इसके दो काम है, एक नहीं है। प्लीज समझिएगा इनको। द वर्ड्स विच टेल अस द पोजीशन एंड द रिलेशन। एक तो पोजीशन, दूसरा रिलेशन। रिश्तेदारियों मत चले जाना, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। The words which tell us the position and the relation of a noun or pronoun, noun और pronoun की ही बता सकता है, किसी और की नहीं बता सकता, ठीक है। क्यों? एक पर्सन कहाँ पे है,
ठीक है, कोई चीज़ कहाँ पे है, कोई एनिमल कहाँ पे है, कोई बर्ड कहाँ पे है, कोई बर्ड किस बर्ड के साथ है, कोई पर्सन किस पर्सन के साथ बैठा है, ठीक है। तो रिलेशन बताना है, वो भी लोगों का, एनिमल्स बर्ड्स का बताया जाएगा या चीज़ों का बताया जाएगा, तो उनके नाम को हम नाउन कहते हैं, उसकी जगह वर्ड जो यूज़ होता है दैट इज कॉल्ड अ प्रोनाउन। बढ़ते हैं आगे एग्जाम्पल्स में। शी वॉज सिटिंग ऑन द काउच, वो काउच पर बैठी थी, ठीक है। तो ऑन बता रहा है वो बैठी कहाँ थी, राइट। अब एक चीज़ नोटिस करेंगे, जब जब प्रेपोजिशन आएंगे वो या तो नाउन के पहले आएंगे या प्रोनाउन के पहले आएंगे। जैसे देखिए काउच क्या है, नाउन है, इसके पहले ही आई, ठीक है, और बता क्या रहा है कि ये बैठी कहाँ पे है। तो नाउन और प्रोनाउन की ही बात होगी और प्रेपोजिशन नाउन या प्रोनाउन के पहले ही आएगी। जैसे मैं एक सेंटेंस बनाऊं, आई एम टॉकिंग टू यू, आप खुद देखिए टू के बाद क्या आया, यू, प्रोनाउन। आई एम टॉकिंग टू हर, टॉकिंग टू देम, टॉकिंग टू हर, कुछ भी लगा सकते हैं। देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स वर इनसाइड द क्लासरूम। एक प्रेपोजिशन ना काफ़ी काम कर सकती है आपके लिए, शायद तो आपका जीवन आसान बना दे, चाहे आपका जीवन मुश्किल हो जाए, ठीक है। अब ये मत कहिए कि हम तो हिंदी पंजाबी में बात कर लेते हैं व्हेन इट कम्स टू इंग्लिश। अब देखिए, मान लीजिए आप अपना वॉलेट जो है या घर की चाबियाँ हैं, जो गाड़ी की चाबियाँ हैं, कहीं पे भी घर पे ही भुलाए और आप घर से बाहर हो, ठीक है। अब किसी को चाहिए पीछे से, आपके फादर या मदर या आपका कोई भी फैमिली का सदस्य आपको कॉल करता है, ठीक है। अब जो चाबियां हैं वो पड़ी हैं वार्डरोब के अंदर, आप कहते हैं द कीज आर आउटसाइड द वार्डरोब, काम बढ़ गया ना उनका, तो वो तो बाहर ढूंढ रहे हैं। फिर आपको प्रेपोजिशन की नॉलेज ना होने की वजह से आप कहते हैं द कीज आर ऑन द वार्डरोब, वो ऊपर चढ़ गए, ऊपर ढूंढ रहे हैं। या आपने कह दिया अंडर द वार्डरोब, वो उसके नीचे ही ढूंढ रहे हैं कि वार्डरोब के नीचे पड़ी होंगी। या आपने कह दिया बिहाइंड द वार्डरोब, वो पीछे ढूंढने चले गए। आपने कहते हैं बिसाइड द वार्डरोब, वो बगल में ढूंढ रहे हैं। थी कहाँ, अंदर थी, उसके लिए एग्जैक्ट प्रेपोजिशन क्या थी, इनसाइड थी। तो किसी का काम बढ़ाया भी जा सकता है, किसी को अप्रोप्रिएट डिटेल देके काम आसान भी किया जा सकता है। प्रेपोजिशंस इसमें बड़ी हेल्प करती हैं, ठीक है। सो इसमें आप देखिए सेंटेंस में ऑल द स्टूडेंट्स वर इनसाइड द क्लासरूम, उल्टा करना है, बाहर निकालना है उनको, तो आउटसाइड लगा दो भाई, ठीक है। पूरा सेंटेंस का मीनिंग बदल गया सिर्फ एक वर्ड की वजह से। आई वॉज सिटिंग ऑन द बेंच, बेंच पर बैठा था, बिसाइड माई फ्रेंड, फ्रेंड के बगल में बैठा था, इन द क्लास, क्लास में बैठा था। इतना बड़ा सेंटेंस, कई बार ऐसी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ जाती है कि आपकी कोई लाइफ पार्टनर है, आपका कोई लाइफ पार्टनर है या बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अब वो आप पे डाउट कर रहे हैं कि तू था कहाँ पे, मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा था, मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रहा था। तो आपने एग्जैक्ट बताया, भाई मैं बाहर कहीं नहीं था, मैं क्लास में था, अपने फ्रेंड के बगल में बैठा था, तुम पूछ सकती हो या तुम पूछ सकते हो, और बैठा मैं क्लास में डेस्क के ऊपर था, ठीक है। ऐसा भी नहीं क्लास के बाहर कहीं था, इस डेस्क पर बैठा था, ये भी बता देता हूँ तुम्हें, ठीक है। तो ऐसी कंप्लीट डिटेल देने की जरूरत कई बार आपको पड़ जाती है, बहुत फॉर्मल रिलेशन में भी, इनफॉर्मल के अंदर भी। ऐसा बहुत बड़े बड़े सेंटेंसेस में आप यूज़ कर सकते हो, छोटी सिचुएशन को भी एक्सप्लेन करने के लिए यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। तो प्रेपोजिशंस की नॉलेज इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखिए, द सीबीआई वॉज ऑन अ मिशन, मिशन पे थी, किसके साथ थी, पुलिस के साथ। तो सीबीआई और पुलिस का रिलेशन किसने बताया, विद ने, इंटरनल रिलेशन नहीं, वैसे मैं कह रहा हूँ पुलिस और सीबीआई का। नेक्स्ट आइए, एन एग्जॉस्टेड मैन, थका हुआ आदमी जो था वो रेस्ट कर रहा था अंडर अ ट्री, पेड़ के नीचे। तो हर पर्सन, हर प्लेस, हर एनिमल, हर बर्ड, किसी की भी आपने डिफाइन करनी है पोजीशन की, वो कहाँ पे इस टाइम, या कहाँ था या कहाँ होगा, इसमें आपको प्रेपोजिशंस ही हेल्प करेंगी और कोई वर्ड हेल्प नहीं कर सकता। नाउ इसके अगला पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, दैट इज कंजंक्शन। अब देखिए, जब मेल मिलाप की बात आए, जब आपको दो चीज़ें आपस में जोड़नी है, तो मेटेरियलिस्टिक चीज़ें जोड़ने के लिए तो आजकल फेविक्विक अच्छा काम करती है, लेकिन अगर इंग्लिश में बात हो, तो इंग्लिश में मान लीजिए अब बहुत चीज़ें हैं, इंग्लिश में लेटर्स भी हैं A to Z, वर्ड्स भी काफ़ी हैं, सेंटेंसेस भी हैं, क्लोजेस भी हैं। आपने किन्हीं भी दो या दो से ज़्यादा को आपस में कंबाइन करना है, ठीक है। कंबाइन करना है तो जो इंग्लिश में फेविक्विक यूज़ होगी वो कौन होगी, वो कंजंक्शन होगी। तो कंजंक्शन यूज़ होती है किसी भी चीज़ को ज्वाइन करने के लिए इंग्लिश में। वर्ड्स यूज टू कंबाइन टू लेटर्स, वर्ड्स, सेंटेंसेस या फिर क्लोजेस। मैंने कोशिश किया कुछ ऐसे एग्जांपल्स भी लेने की, प्लीज देखिए। ही क्लीन्ड द यूटेंसिल्स, उसने बर्तन साफ किए, एंड शी कुक्ड द फूड। कितना प्यारा रिश्ता है देखिए, ठीक है। वैसे आजकल बहुत ही कम होता है ऐसा, या तो इसको ही दोनों काम करने पड़ेंगे या इसको ही दोनों काम करने पड़ेंगे। ये तो बहुत ही अच्छा है कि अगर दोनों एक एक काम पकड़ के बैठे हैं। नेक्स्ट, दे हैव अ लॉट ऑफ मनी, उनके पास बहुत पैसा है, लेकिन
दे सीम टू बी वेरी पुअर, लगते बड़े गरीब हैं। कुछ ऐसे होते हैं ना, रोते रहेंगे हर टाइम, ठीक है, या कपड़े ऐसे पहनेंगे कि हम तो बड़े गरीब हैं, कोई पैसा ना मांग ले हमारा। तो ये एंड और बट ने दोनों सेंटेंसेस को आपस में कनेक्ट किया है। ये दोनों क्या कहलाएंगी? कंजंक्शंस। नेक्स्ट देखिए, शील नॉट गो एनीवेयर, वो कहीं नहीं जाएगी अगर बारिश आती है तो, नहीं तो कहीं भी चली जाएगी, ठीक है। तो इफ इट रेन्स टुडे, अगर बारिश होती है, तो इस वाले को और इस वाले को किसने कंबाइन किया? इफ ने। इफ क्या कहलाएगी? कंजंक्शन। आई विल श्योरली कॉल यू अप, मैं पक्का तुम्हें फोन करूंगा, वंस आई गेट बैक होम, जैसे मैं घर पे वापस आ जाता हूँ। ये गोलियां तो अक्सर लोग देते रहते हैं एक दूसरे को, है ना। तो ऐसा होगा या नहीं होगा मैं पता नहीं, लेकिन हमारा सेंटेंस बन गया है जिसमें वंस क्या है? कंजंक्शन है। तो कंजंक्शन क्या होती है? आई होप आपको इसका आइडिया मिल गया कि जब आपको दो लेटर्स, दो वर्ड्स, दो सेंटेंसेस या दो क्लोजेस को कंबाइन करवाना है आपस में, तो आपको जो वर्ड चाहिए होगा दैट विल बी कॉल्ड कंजंक्शन इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर हमारा लास्ट जो पार्ट ऑफ स्पीच है, वैसे तो देखिए एसएससी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक की रेलेवेंस नहीं है कि इसमें कोई स्पोर्टिंग एरर का या सेंटेंस इंप्रूवमेंट, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन का कोई क्वेश्चन बनेगा। येट लैंग्वेज को समझने के लिए, पूरे सेंटेंस में इसके यूजेज को समझने के लिए कहाँ यूज होता है, थोड़े से 2 मिनट लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो प्लीज ध्यान दीजिए। द वर्ड्स यूज्ड टू एक्सप्रेस सडन फीलिंग्स, इमोशंस ऑफ जॉयफुलनेस, एकदम से खुशी आई, एकदम से किसी को देख लिया, ठीक है, एकदम से खुशी की भावना आई आपके अंदर, जो आपकी फीलिंग है, इमोशन है ना, एकदम से उठती है, ठीक है। ओह ये क्या हो गया, ओह वाओ यार, इस तरह के मोमेंट्स जब आपके लाइफ में आते हैं, ठीक है। तो जो आपको फीलिंग या इमोशन होती है, जॉयफुलनेस की हो सकती है, आप हैरान हुए हो, सरप्राइज हो सकता है, शॉक हो सकते हो आप, या किसी के ऊपर आपको एकदम देख के दया सी आ गई, ओ यार ये क्या हुआ, ठीक है, या फिर बहुत उदासी आ गई एकदम, ठीक है, रिजल्ट आ गया, सैडनेस हो गई क्योंकि रिजल्ट में फेल हो गए, राइट। तो वैसे अब आप देख लो कि आपको सैडनेस चाहिए कि आपको जॉयफुलनेस या सरप्राइज चाहिए, ठीक है, या लोग आप पे पिटी दिखाएं, तो इसके लिए आपको एफर्ट करने पड़ेंगे। तो जब इस तरह की सिचुएशंस आती हैं तो इनको बताने के लिए क्लियरली अलग अलग वर्ड्स बनाए गए जिनके साथ एक्सक्लामेटरी एक साइन लगाया जाता है, ठीक है। जैसे कि पहला सेंटेंस है वाओ दिस इज एन अमेजिंग पिक्चर, तो जब इसमें आप सरप्राइज हुए तो आपने वर्ड यूज किया वाओ, आपकी आईज शायद बड़ी हो जाए, आपके हैंड के जो मूवमेंट्स हैं, जो जेस्चर्स हैं, बॉडी में पोस्चर में बदलाव आएगा। लेकिन लिखने में कैसे क्लैरिफाई करें, तो लिखते टाइम क्या होगा, इस वर्ड का आप सहारा लेंगे, पढ़ने वाले को लगेगा सरप्राइज तो हुआ था ये, ठीक है। नेक्स्ट, अल्लास, बड़ी सैडनेस, हिज ओनली सन हैज डाइड इन द एक्सीडेंट। नेक्स्ट, हुर्रा, जब भी बहुत जॉयफुलनेस है, बड़ी खुशी है, वी हैव वन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। वैसे ही ओ माई गॉड, आप शॉक हो गए, हैरान हो गए, ये कैसे हो गया, ओ माई गॉड हाउ यू मैनेज टू डू ऑल दिस, तुमने सारा कुछ कैसे कर लिया, ठीक है। तो यहाँ आप शॉक्ड हुए हैं। उप्स, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हम भूल जाते हैं, चलते चलते कहीं टकरा गए, गलती हो गई, तो अनइंटेंशनली जब हमसे कुछ हो जाए और एकदम से हमें याद आए, तो ऐसे मोमेंट्स के लिए अक्सर लड़कियों को आपने यूज़ करते सुना होगा आउच, ठीक है। उप्स कॉमन वर्ड है, लड़कियां करते हैं आउच अक्सर, बट ऐसा कभी ना लैंग्वेज बनाते टाइम पक्षपात किया नहीं गया था कि ये लड़का बोलेगा और ये लड़की, वो तो ऐसा प्रचलित हो गया थोड़ा। सो आई थिंक आई हैव फॉरगॉट टू सेंड द ईमेल, तो मुझे लगता है शायद मैं भूल गया हूँ ईमेल सेंड करना, ठीक है। तो यहाँ तक हमने क्लास में कंप्लीट किए कि सारे के सारे जो सेंटेंसेस हैं जब बनते हैं तो उसमें अलग अलग फैमिली का अलग अलग वर्ड आता है सहयोग देने के लिए, ठीक है। उस सहयोग में कुछ ये 8 वर्ड थे, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन, एडवर्ब, वर्ब, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, नाउन। आई होप आपको आज के इस वीडियो में क्लियर हो गया कि ये सारे पार्ट ऑफ स्पीच की इंपॉर्टेंस क्या है और एक्चुअली ये कैसे काम करते हैं जब एक सेंटेंस बनाया जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपको क्लियर हुआ है तो आप इस वीडियो को पक्का शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पे प्लीज़ क्लिक कीजिए, क्योंकि ऐसी बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस आगे आने वाली है, ठीक है, जिसमें बहुत डिटेल्ड डिस्कशन होगी, चाहे वोकेबलरी हो, चाहे वो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हो, चाहे इडियम फ्रेजेस हैं, चाहे सेंटेंस इंप्रूवमेंट है, चाहे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, हम लोग सब कुछ इन वीडियोस में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।